हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 16 के पार्ट 2 में। और लेक्चर नंबर 16 में हम पहले पार्ट में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कार्यविधि के बारे में बताए थे। एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया था, वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण मैंने इसको सेकेंड पार्ट में बना दिया। तो इस पार्ट में आपको पढ़ना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है, आइए उसको आप देखिए। ठीक है, तो ये किरण आरेख है जिसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी अभिदृश्यक लेंस, इसके सामने वस्तु ए बी को रखा जाता है और दूसरा वाला जो अधिक फोकस दूरी का है ये नेत्रिका लेंस है, इधर से वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जाता है। तो किरण आरेख मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था। इसमें आप देख रहे हैं कि वस्तु ए बी का बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और नेत्रिका लेंस द्वारा इस वस्तु का सीधा आभासी व बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो रहा है। पर आज हमको देखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो चलिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख दिया हूँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो उसका जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। लेक्चर के प्रारंभ में ही मैंने दर्शन कोण के बारे में बताया था। तो अंतिम प्रतिबिंब जो लास्ट में एकदम फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आंख पर कितना दर्शन कोण बनाएगी। अगर हम मान ले रहे हैं उसको बीटा, मानिए कि नेत्र अगर यहाँ हो, आई पीस के एकदम पास जहाँ नेत्र लेंस है वहाँ आंख हो, तो ये वस्तु जो है जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये कोण यहाँ बनाएगी, तो उसको हमने बीटा मान लिया। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, जबकि शर्त क्या है कि वस्तु ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है ये आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब है अंतिम प्रतिबिंब वहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाए। इसके कारण मैंने बताया था आपको कि ये जो दर्शन कोण होता है ये दो बातों पर डिपेंड होता है। एक तो वस्तु के आकार पर, छोटी वस्तु छोटा दर्शन कोण और बड़ी वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है। दूसरी चीज नेत्र से दूरी पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तु पास में है तो वो बड़ा दर्शन कोण बनाएगी और वस्तु दूर है तो वो छोटा दर्शन कोण बनाएगी। तो अगर हमें दो वस्तुओं के दर्शन कोणों को प्राप्त करना है तो दोनों वस्तुएं एक ही स्थान पर होनी चाहिए। तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, उसके लिए मैंने बीटा कोण लिया। तो वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात जहां अंतिम प्रतिबिंब है वहीं रख करके पता करना होगा। तो हमने एक चित्र में मान लिया कि अगर वस्तु को यहाँ रख दिया जाए, ये वस्तु ए बी, तो ये लाइन तो मुख्य अक्ष है दोनों का जो समाक्षिक अक्ष है, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाए इसी आई पीस पर, तो एक कोण यहाँ पर जो बनेगा ये छोटा सा कोण, इसको मान लेते हैं अल्फा, जो कि वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को प्रदर्शित करेगा। तो यही इन दोनों का अनुपात जो है वही इस सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्षमता को प्रदर्शित करेगी। अर्थात किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो इन दोनों का अनुपात उस सूक्ष्मदर्शी का रेखीय आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताया आपको, चूंकि सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ वस्तु छोटी है, क्योंकि वस्तु
छोटी है, मैंने एक कंडीशन लगाया। अगर बहुत छोटी वस्तु है तो वो छोटा दर्शन कोण बनाएगी, इसलिए मैंने अतः लिख दिया यहाँ पर अल्फा व बीटा भी छोटे होंगे। अब अगर कोई कोण छोटे हैं तो उन छोटे कोणों के लिए साइन और टैन की जो वैल्यू होती है, साइन और टैन की जो वैल्यू होती है वो अगर साइन थीटा है तो उसको आप थीटा लिख सकते हैं। अगर छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है, टेंस टू जीरो, अगर जीरो की ओर वो टेंस कर रहे हैं एंगल, तो उनके लिए आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा या टैन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पर लगा दिया। बीटा को मैंने लिख दिया टैन बीटा। छोटे कोणों के लिए ये कंडीशन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब छोटे कोण हो। तो टैन बीटा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, तो मैंने बीटा इज इक्वल टू लिखा टैन बीटा। अब मैं टैन बीटा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हमको बीटा की वैल्यू पता हो जाए। उसके लिए टैन बीटा का फार्मूला जो होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है और बेस कौन सा है उसको आइए समझ लेते हैं। ये जो बीटा बन रहा है, बीटा एंगल, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें ए डैश बी डैश ई में, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री एंगल है, ए डैश बी डैश, और ये इसका न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, तो ये हो जाएगी लंब। तो टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए मैंने लंब के स्थान पे लिखा ए डैश बी डैश, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, यह प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर का कार्य कर रहा है, लंब का कार्य कर रहा है। और लंब बटे आधार होता है, तो आधार इसका क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ई ए डैश हो गया इसका बेस। तो टैन थीटा की वैल्यू, सॉरी टैन बीटा की वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आपको पता करना है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं पहली चीज तो टैन अल्फा। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी वस्तु बनाई है, दर्शन कोण या प्रतिबिंब। तो यहाँ वस्तु दर्शन कोण बनाइए, देखिए ये वस्तु है, यहाँ पर मैंने इस वस्तु को यहाँ रखा ताकि हमें दोनों के दर्शन कोणों में तुलना करना आसान हो जाए। तो ये वस्तु होगा ये ए बी, तो ए बी इसका परपेंडिकुलर बन गया, ये मैंने रख दिया ए बी। अब बेस की बात आती है, आधार, तो ये आधार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के इक्वल है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया डी। ठीक है, तो अब पुनः मैंने यही फार्मूला अप्लाई किया, m इज इक्वल्स टू आपका फार्मूला बनेगा बीटा अपॉन अल्फा। अगर हम संकेत में लिखें तो बीटा का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा का मतलब है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो ये हो जाएगा आपका आवर्धन क्षमता m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। तो अगर ये बीटा अपॉन अल्फा है तो आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, बीटा इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो देखिए मैंने यही वैल्यू रख दिया यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अल्फा की वैल्यू आप निकाले ए बी अपॉन डी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया ए बी अपॉन डी। फिर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये जो ए बी है इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी ऊपर ए डैश बी डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया ए बी बटे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये इसके साथ हो गया, और डी ऊपर चला गया तो डी अपॉन ई ए डैश हो गया। तो ये बन गया आपका फार्मूला आवर्धन क्षमता का। इसमें आप और भी थोड़ा चेंजिंग ला सकते हैं, उसके लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ, इसको मिटा करके इस फार्मूले को और कैसे आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहां पर देखिए ए डैश बी डैश, ये क्या है ए डैश बी डैश, यहां पर है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो आवर्धन क्षमता क्या है, ए डैश बी डैश इस वस्तु, इसके लिए क्या है वस्तु, और ए बी क्या है ये इसके लिए वस्तु। तो ए डैश बी डैश की स्थिति क्या है, ए डैश बी डैश कितनी दूरी पर है, तो ए डैश बी डैश जो है आपका
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव यानी अदृश्यक लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो उसकी स्थिति क्या है, वीओ, उसकी स्थिति क्या है वीओ, और लेंस से अपवर्तित किरण की दिशा में तो ये पॉजिटिव होगा, तो वीओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए डैश बी डैश यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की वैल्यू हो जाएगी प्लस वीओ, प्रतिबिंब की स्थिति। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो हमें वस्तु की स्थिति रखनी है। ए बी उसकी स्थिति हमने क्या माना, यूओ, क्योंकि ये अपवर्तित नहीं बल्कि आपतित किरण की दिशा में है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए हम वीओ यूओ नहीं बल्कि माइनस यूओ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस यूओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल डी, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और इसमें ध्यान रखना है, जब सारी वैल्यू हम चिन्ह के साथ रख रहे हैं तो कैपिटल डी को भी हम ध्यान में रखेंगे। कैपिटल डी क्या है, नेत्रिका लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनी हुई है, जो कि निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी आपतित किरण की दिशा में है, तो इसका साइन भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं माइनस डी अपॉन ई ए डैश। चलिए ई ए डैश क्या है, ई ए डैश जो कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति है, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है ना, प्रतिबिंब की स्थिति अपॉन वस्तु की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो डी हो गई, निगेटिव साइन निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस डी मैंने रखा। और ये ई ए डैश ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम रख देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है आपकी यूई, तो हम रखेंगे माइनस यूई। ठीक है, तो ये माइनस माइनस को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा वी ओ बटे यू ओ और डी अपॉन यू ई। तो ये फार्मूला बन गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी के रेखीय आवर्धन का सूत्र। अगर हमें रेखीय आवर्धन निकालना है तो प्रतिबिंब और वस्तु की स्थितियों के पदों में निकालेंगे, और यदि हमें कोणीय आवर्धन निकालना है तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने आंख प्रदर्शन कोण और वस्तु द्वारा बने आंख प्रदर्शन कोण के अनुपात से निकालेंगे। तो दोनों ये फार्मूले रेखीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन के हैं, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में काफ़ी बड़ा हो जाने के कारण उस लेक्चर में मैंने इसको नहीं बताया था, और मैं बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें और अपना फ्री कॉपी बनाते हुए अपना खुद का नोट्स भी बना लें, और ये सारी चीज़ें नोट करिए। धन्यवाद।